यदि इस कार्य का तथ्य पाया जाता है और आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो अगली बार मौके मत कीजिए। फिर सीधे कहीं शिकायत करने की आवश्यकता थोड़ी, फिर सीधे आला अधिकारी को शिकायत करिए। उनको ये भी बताइए कि साहब पुराने ऐसा था और इसके बाद में हमने इनको अधिकारियों की मध्यस्थता के चलते हमने इनको शांत कर दिया मामले को। इसके बाद ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया था, मेरी आपसे जब चर्चा हुई थी तो आप बता रहे थे कि ग्रुप में भी शायद कुछ इस प्रकार की आपकी पोस्ट हाँ, डाली। उनके जो महाराष्ट्र पुलिस के जो बैचेस है, जो नई मुंबई मुंबई हो गए, तो मेरी एक फोटो डाल के चेहरा ध्यान में रखिए, पुलिस वालों की वीडियो बनाते हैं ऐसे ऐसे लिख के। सर जी बदनाम इस प्रकार से करें सर, तो जब इसको जबरदस्ती तो हम उनकी जेब में पैसे तो डालेंगे नहीं। आपने रोका। अभी सर भाईकल्ला का ही एक बात बताता हूँ। भाईकल्ला जब ओवर ब्रिज से जा रहे थे, वहाँ टू व्हीलर अलाउड नहीं है, हम हेलमेट के पेपर तक ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर। तो हम जा रहे थे, वो जो कांस्टेबल सर मिले, उन्होंने हमारी गाड़ी का फोटो खींचा। हमें कहा इस पर टू व्हीलर अलाउड नहीं, उन्होंने फाइन मार दिया। तो हमने उनके साथ में कहा कुछ गलत व्यवहार किया नहीं, क्या तो गाड़ी पे हमारे फाइन पड़ा हुआ है। पर ऐसे जो लोग हैं डायरेक्ट रोकते हैं, जो पहचानते नहीं है सर, तो उन्होंने वो क्या करते हैं, सीधा पैसे मांग लेते। और पैसे मांग लेते तो सर, जब वो भ्रष्ट है तो पैसे मांग रहा है, तो हम भी, हमारा चौथा स्तंभ है, हम उनको प्रकाशित करेंगे, वो उजागर करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। उसमें किसी का डर नहीं है। अगर हम, क्योंकि हम कानून के साथ चलते हैं। और मैंने अभी इससे पहले ही बोला था आपसे कि जब रक्षक रक्षक होंगे तो उनका इलाज करना भी तो जरूरी है। उसका इलाज पत्रकारिता से हो सकता है। और पत्रकारिता वही कर सकता है जो निडर हो। निडरता के साथ ही पत्रकारिता की कर सकती है, क्योंकि पत्रकारिता को विपक्ष, पत्रकारिता का कार्य ही विपक्ष का हो। अगर पत्रकार सत्ता के गुण गाने लगे, तो इन ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और ये आपने भी कई घटनाएं देखी हो। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सोहम जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया और ये हर पत्रकार पर लागू होता है। हर पत्रकार के साथ ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी घटना। देखिए, एक कहावत, अपनी माँ को कोई डांट नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई अपने आप पर लांछन नहीं लगाता, हमेशा दूसरों को ही आरोपित करता है, दूसरों को ही आरोप लगाता है। तो जब चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, या कोई अन्य, जब वो गलत करता है, भ्रष्टाचार करता है, वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन जब उसको पकड़ लिया जाता है, रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है, मीडिया जब उसको पकड़ लेती है, तो वो कोशिश ही करता है, या तो उसको साम दाम दंड भेद से उस मामले को शांत करवा देना चाहता है। नहीं मानता जब व्यक्ति, तो उसको एन केन करने तरीके से उसको फंसाकर, उसको उलझाकर, उस पर झूठे आरोप लगाकर, झूठी एफआईआर करके, या उसको रिश्वत के मामले में फंसाकर, ऐसे मामले में फंसाकर उसको बदनाम कर दिया जाता है, ताकि। नमस्कार, आप सभी का खुलासा न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा महाराष्ट्र से चलते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आया हूँ और हम आए हैं खुलासा न्यूज़ चैनल के हेड ऑफिस में और हम आज बात करेंगे खुलासा न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर आचार्य जी से। आइए मुलाकात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। सर आज हम विभिन्न मुद्दों पे आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत समस्याएँ हैं, रास्ते पे चलना लोगों का अनिवार्य हो चुका है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सड़कें की हालत तो आए दिन सबको दिखती है और रही दूसरी ये बात कि वहाँ पे लोगों का रोड पे चलना मतलब एक जान में जोखिम हो गया है। जैसे वो निकल गए घर से, कभी कोई घाई या जल्दबाजी में हेलमेट भूल जाता है या अपना वॉलेट भूल जाता है, तो उन्हें अनेक प्रकार से उनसे दंड वसूला जाता है। और हाल ही दिनों कुछ 6-7 महीने वहाँ पे टोइंग बंद थी, जो गाड़ियाँ टो करती है। वहाँ के लोग कहते हैं कि टोइंग बंद थी तो हमें बहुत अच्छा था, कहीं जाम नहीं होता था, बस करप्शन के लिए टोइंग चालू की गई है। ऐसे उनके लोगों के कहने और डीसीपी ऑफिस तक उन्होंने मोर्चा निकाला। कई समाज सेवक लोगों ने ये सब किया। तो इनके ऊपर आपकी क्या राय है? सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों, खुलासा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय भारत। और आपका भी खुलासा न्यूज़ के प्रधान कार्यालय में मिश्रा जी आपका स्वागत है, क्योंकि आप मुंबई से, महाराष्ट्र से चलकर आज आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए, तो राजधानी भोपाल में भी आपका हार्दिक स्वागत हम करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सड़कें जो हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, खाइए हैं, तो ये केवल महाराष्ट्र की विशेषता नहीं है, ये संपूर्ण देश की विशेषता है। विशेषता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कमी भी नहीं कह सकता, इसको मैं स्पेशलाइजेशन ही कहूँगा उनका। उनकी स्पेशलिटी है सरकार की कि हर साल 2 साल में सड़कें बनती हैं, वो सड़कें खुद जाती हैं। ऐसा लगता है जब हम सड़कों पर चलते हैं देश के, तो ऐसा लगता है कि
सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें, ऐसा देखने को लगता है। और आपने बिल्कुल ये सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जब घर से निकलते हैं तो कई बार गड्ढों में गिरने की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बड़े-बड़े हादसे हो जाते हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चलते हैं और कई बार उनकी जान से उनको हाथ भी धोना पड़ जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन? इसका ज़िम्मेदार सरकार। इसका ज़िम्मेदार आम आदमी नहीं है, इसका ज़िम्मेदार है सरकार। क्योंकि सरकार यदि सड़कों का अच्छे तरीके से जो है संरक्षण करे, देख-रेख करे और अच्छी क्वालिटी में उसका निर्माण करे, तो ना तो गड्ढे होंगे, ना इस प्रकार की कोई परिस्थितियाँ आएँगी और ना ही जनता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, कहीं न कहीं सरकार की ही दोष नहीं है इसमें, कहीं न कहीं हमारा भी दोष है। हमारा दोष यानी आम जनता का भी दोष है। आम जनता का दोष क्यों? क्योंकि ये वास्तविकता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमारा जीवन से बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं, तो हमें वास्तव में हमारी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमें हेलमेट अवश्य रूप से लगाना चाहिए। हेलमेट बने ही इसलिए कि बाई चांस कभी एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे सिर के अंदर चोट ना लगे, क्योंकि अधिकतर जो देखने को मिला है जितने भी जो घटनाएं घटती हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं, उसमें देखने को मिला है कि सिर में चोट आने से अधिकतर मौतें होती हैं और किसी एक व्यक्ति की मौत होना यानी परिवार का कोई एक सदस्य चले जाए और हो सकता है कि वो परिवार का कमाऊ पूत हो, उसी की कमाई से पूरा घर परिवार चल रहा हो। तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन के साथ-साथ आम जनता भी इसका दोषी है, इसलिए आम जनता को भी अ, हेलमेट जो है वो लगाना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब आपने दूसरी बात ये कही कि यदि हेलमेट लेकर नहीं गए, पहली बात तो हेलमेट लेकर चलना चाहिए और जहाँ तक है चाहे आप कार से जा रहे हो या आप बाइक से जा रहे हो, आपको हर दस्तावेज पूर्ण रूप से आपको लेकर चलना चाहिए। क्योंकि हम और आप पत्रकार हैं और पत्रकारों के साथ भी ये नियम लागू होते हैं और पत्रकार क्योंकि जिम्मेदार है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो पत्रकार को तो कभी नियमों का उल्लंघन करना ही नहीं चाहिए। बाई चांस कभी हो जाए तो एक अलग विषय है, शासन प्रशासन भी सपोर्ट करता है, लेकिन हमें ये हमारा मतलब हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की वजह से हमें नियमों का पालन आगे रहकर करना चाहिए। आचार्य जी, जैसे कि हमारे दर्शक हमें बार-बार खुलासा न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नाम मिला है और हमारे ही चैनल की वजह से लोग मुझे जानते-पहचानते हैं, शासन हो चाहे प्रशासन हो। तो ये सवाल और अपनी तकलीफ़ें लेके आते हैं कि जैसे सर हमें यहाँ पकड़ लिया, उन्होंने हमें रसीद नहीं दी, हमसे ₹500 ले लिए। तो जब वो आप नॉर्मल फाइन मार के उनको ₹500 ले रहे हो, तो उनको उन ₹500 की छोटी रसीद दे सकते हो, तो ऐसा नहीं करते, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और जब सर वो अगर कोई अर्ज़दार जाता है, तो उसे ये लोग है ना भयभीत करते हैं, अलग-अलग प्रकार से उसको प्रताड़ित करते हैं, दबाव लाते हैं और कई पत्रकारों के ऊपर तो झूठे-झूठे मुकदमे भी उन्होंने दायर करवाए हैं, जैसे कि शासन और प्रशासन दोनों उनके हाथ में है, उनसे कोई लड़ नहीं सकता और जो आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है या उसे बदनाम किया जाता है, ब्लैकमेलर, ऐसे-वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी छवि को खराब करने के लिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए शुभम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें संपूर्ण दस्तावेज लेकर चलना चाहिए ताकि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना हो, पहली चीज। दूसरी बात, चलिए ठीक है, अगर मान लो बाई चांस किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज नहीं ले जा पाता है या हेलमेट नहीं ले जा पा रहा है और ऐसे समय में चालानी कार्रवाई चल रही है और इस समय अगर रोका जाता है तो बिल्कुल रुकना चाहिए, उनसे आप निवेदन कर सकते हैं। यदि चालानी कार्रवाई वो करते हैं तो उनका अधिकार है चालानी कार्रवाई करना, बिल्कुल हम इससे बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि चालानी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। चालानी कार्रवाई करना भी चाहिए और जो भी दंड है उस दंड को भुगतना भी चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि चालानी कार्रवाई तो होती है लेकिन चालान नहीं काटा जाता, पैसे ले लिए जाते हैं और रसीद नहीं दी जाती, तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप चालानी कार्रवाई करिए, आपका जो नियम है बिल्कुल नियम के अनुसार आप चलिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप रिश्वत के रूप में पैसे ना लें। यदि आप चालानी कार्रवाई में पैसा ले रहे हैं तो आप उसकी बाकायदा रसीद दीजिए जितना पैसा आपने लिया। क्यों?
क्योंकि आपकी सैलरी ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी, शासन प्रशासन आपको अच्छी सैलरी देता है, तो आपको कायदे में तो रिश्वत नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है? देना चाहिए, आपको रसीद देना चाहिए, यदि आपकी रसीद काटी जा रही है, रसीद नहीं काटी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है, तो रसीद क्यों नहीं काटी जा रही है भैया? रसीद काटना चाहिए था। फिर रही बात, आपने कहा कि साहब इसकी शिकायत जब आपके पास आती, चूँकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो पत्रकार जब कोई नहीं सुनता आम जनता की, जब आम जनता की कोई नहीं सुनता, तो वो जनता जो है ना परेशान होके पत्रकार के पास आती है, और पत्रकार उनका एक सहारा होता है। आपने देखा होगा कि आपके पास भी ऐसे कई फ़ोन आते हुए, मेरे पास भी आते हैं। रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे भी लोगों के फ़ोन आते हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी के साथ कोई पुलिस नहीं सुन रही है, थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो वो राजनीतिक पदाधिकारियों के पास भी जा चुके हैं, शासन, प्रशासन सबके गुहार लगा चुके हैं। अंतिम उन्हें वो दिखता है कि भैया मीडिया। तो रात्रि को भी वो जैसे जिनके पास हमारे नंबर नहीं होते, वो भी गूगल पर सर्च करके, जस्ट डायल पर सर्च करके नंबर निकालते हैं, और नंबर निकाल के हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसी-ऐसी समस्या है, उस समस्या का समाधान आप करिए। हम उनसे कहते हैं कि आप पुलिस के पास जाइए, क्योंकि पुलिस का दायित्व जो है वो आपको सुरक्षा देने का, आम जनता को सुरक्षा देने की बात है। फिर जब वो ये कहते हैं कि साहब हम पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी एफआईआर नहीं लिखाई। यार, एक बात बताइए कि कोई घटना घटती है, वो सत्य है या असत्य है, अगर कोई आपको पास शिकायत करने के लिए आ रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी, नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसकी शिकायत लिखें। अगर आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं, आप एनसीआर काट दीजिए, मत काटिए एनसीआर, आप एक आवेदन ले लीजिए उससे, और उस आवेदन पर जाँच करिए। जाँच करने में जो सत्य पाया जाता है, उसके अनुसार, आपके नियम अनुसार, कानून के दायरे में रह के आप उस पर कार्रवाई कीजिए, ताकि आम जनता का आप पर विश्वास बढ़े। पुलिस है, तो आम जनता को डर नहीं है, क्योंकि जब आपकी, हमारी या किसी की भी लड़ाई झगड़े हो, पुलिस है तो आम जनता जो है उसको किसी चीज का डर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे आपके साथ या अन्य किसी आम जनता के साथ भी, या कोई बड़े से बड़े अधिकारी के साथ भी अगर कोई घटना घट जाए तो वो किसके पास जाता है? पुलिस के पास। चाहे एक गरीब आदमी होगा, उसके साथ भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो भी वो पुलिस के पास जाता है। कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी होगा, वो भी पुलिस के पास शिकायत करेगा। वो डायरेक्ट बंदूक तो चलाने नहीं लगेगा। कोई नेता होगा, सीएम होगा, पीएम होगा, या मंत्री हो या विधायक हो, हर एक व्यक्ति के साथ कोई घटना दुर्घटना घटती है तो वो सबसे पहले कहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करता है? अपने संबंधित थाने में, या दुर्घटना स्थल जो है उससे संबंधित थाने में जो है शिकायत दर्ज करता है। क्यों करता है? क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा महत्व, कानून हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी प्रकार की घटना होती है तो हम कानून की को याद करते हैं, लेकिन जब, तो कानून हमारे लिए रक्षक है, इस आम जनता के लिए रक्षक है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप किससे उम्मीद करोगे सुरक्षा की? तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आप किससे उम्मीद करोगे? आप इधर उधर हाथ फिर मारोगे। तो व्यक्ति को क्या दिखता है कि जब कानून उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मीडिया का सहारा तो वो मीडिया का सहारा है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मीडिया जो है, पत्रकारिता जो है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो क्या काम है इसका? लोगों को न्याय दिलाना। लोगों को न्याय दिलाना। किनसे दिलाना? कि जो 3 स्तंभ है, उन 3 स्तंभों के कार्यशैली पर, उसकी कार्य प्रणाली पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को, उस पर पेनी नजर रखना पड़ता है। इसीलिए हमने खुलासा न्यूज का मोटो रखा है, पेनी नजर सच, कि मीडिया की नजर उन तीनों स्तंभ के ऊपर रहे, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर रहे, कि वो जनता के साथ सही प्रकार से न्याय कर रहे हैं या नहीं। उनको उनकी कमियां दिखाने का काम पत्रकारिता करती है, लेकिन पत्रकारों को ही पता नहीं कि हमारा काम क्या है। अगर हर पत्रकार, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर हर पत्रकार ये समझ ले कि पत्रकारिता की वास्तविकता क्या है, पत्रकारिता का एक अपना वजूद क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी महत्वता क्या है, तो हर पत्रकार दबंगाई से काम करता है। दबंगाई का काम करने का मतलब दादागिरी से वाली बात नहीं करता है। दबंगाई का काम का मतलब होता है कि निडर होकर काम करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, उनके खिलाफ खड़े रहना, सच्चाई। बिल्कुल। पर आचार्य जी, जैसे कि बहुत जगह हमने ऐसा देखा और सुना कि उनको दबा दिया जाता है, उनको अन्य मामलों में फंसा दिया जाता है, या उनकी छवि को इस तरीके से बदनाम कर दिया जाता है कि उनसे समाज ही दूर हो जाता है।
तो इन ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और ये आपने भी कई घटनाएं देखी हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोहम जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया और ये हर पत्रकार पर लागू होता है। हर पत्रकार के साथ ये कहीं ना कभी घटना। देखिए, एक कहावत, अपनी माँ को कोई डांट नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई अपने आप पर लांछन नहीं लगाता, हमेशा दूसरों को ही आरोपित करता है, दूसरों को ही आरोप लगाता है। तो जब चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, या कोई अन्य, जब वो गलत करता है, भ्रष्टाचार करता है, वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन जब उसको पकड़ लिया जाता है, रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है, मीडिया जब उसको पकड़ लेती है, तो वो कोशिश ही करता है, या तो उसको साम दाम दंड भेद से उस मामले को शांत करवा देना चाहता है। नहीं मानता जब व्यक्ति, तो उसको एन केन करने तरीके से उसको फंसाकर, उसको उलझाकर, उस पर झूठे आरोप लगाकर, झूठी एफआईआर करके, या उसको रिश्वत के मामले में फंसाकर, ऐसे मामले में फंसाकर उसको बदनाम कर दिया जाता है, ताकि वो कानूनन भी बच सके। दूसरा, वो व्यक्ति जिसने उस भ्रष्टाचार का खुलासा किया, यानी वो पत्रकार, उस पत्रकार ने जिसने भ्रष्टाचार का खुलासा किया, उसको बदनाम किया जा सके, ताकि वो पत्रकारिता छोड़ दे, या उस पर लोग विश्वास न करें। ऐसी छवि बनाने की कोशिश ये कर, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर उनकी जो रोजी रोटी चल रही है, दो गरीबों नंबर के कामों से, गरीबों को गरीबों को लूट कर, गलत तरीके से भ्रष्टाचार करके जो चल रहा है, वो बंद हो जाएगा। और वो बंद हो जाएगा, तो उनका जो एक्स्ट्रा जो इनकम आना चाहिए, जो डेली के उनके खर्चे उनको मेंटेन करना है, मैं उसको ऑन कैमरा मीडिया पे नहीं बोल सकता वो चीज को, है ना, तो इस प्रकार की जो उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा उनके पास। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति या जो कर्मचारी या जो पुलिस प्रशासन इस प्रकार की भ्रष्टाचारिता में लिप्त है, वो कृपया कुछ तो इंसानियत से, आप जिससे रिश्वत लेते हैं ना, आप जिनसे पैसा लेकर उनको रसीद नहीं देते हैं ना उनकी गलतियों पर, ठीक है, वो गलती कर रहे हैं तो उनको अर्थदंड मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस कार्रवाई से। लेकिन उस गरीब का आप पैसा लेकर आप उसका अपना खुद यूज कर लेते हैं, शासन प्रशासन को भी नहीं देते, आप इससे उस गरीब की बददुआएं भी ले रहे हैं, आप स्वयं पाप भी कमा रहे हैं, और तीसरा, आप शासन प्रशासन के खजाने को भी चूना। सर, अभी हाल फिलहाल में हमारे साथ ही हमें कंप्लेनर ने कंप्लेन किया था खुलासा न्यूज चैनल के माध्यम से, जैसे कि खुलासा न्यूज अपने में ही एक अलग पहचान बना चुका है महाराष्ट्र में। और हमें कॉल आया, हमें जब फोन किया उन्होंने, तो हमसे बातचीत हुई, हमसे हमें उन्होंने बुलाया कि सीएसटी में ऐसे ऐसे सिग्नल ना तोड़ने की वजह से नए नए लोग जाते हैं, तो उनके साथ में सिग्नल के साइड में खड़े रहते हैं, आप बीच में खड़े रहिए, कोई जा रहा है तो ये नो एंट्री में नहीं खड़े रहेंगे, ये नो एंट्री के बाहर खड़े रहेंगे, ताकि कोई नो एंट्री से घुस के आए तो उससे वसूला जाए या चालान किया जाए, जो इनके मन में हो, जैसे व्यक्ति इनसे मिल जाए। तो उन्होंने हमें हमारे हम जा रहे थे, तो हमें उन्होंने रोका। रोकने के बाद अब हम तो चौथे स्तंभ है, तो हमने उन्हें बोला सर आप फाइन करें। तो उन्होंने बोला कि फाइन क्या ज्यादा हो जाएगा, लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, तो एक काम करिए लाइसेंस के नीचे आप हमें दे दीजिए। हमारे पास वो एविडेंस भी है सर। तो हमने उन्हें कहा सर हम तो लाइसेंस लाए नहीं, आपको डिजी लॉकर में दिखाया है। तो सर ने कहा एक काम करो कि मोबाइल के नीचे दे। तो मोबाइल के नीचे जब दे रहे थे, तो उन्हें पता नहीं कि गुप्त कैमरा हमारे फोन में चालू है। हमने सर किसी चोर को पकड़ना है तो उसे हम बताएंगे नहीं कि हम किस विभाग में काम करते हैं। तो उन्होंने हमसे पैसे भी लिए थे। पैसे लिए तो हमें काम था थोड़ा, हम भी अपने काम में व्यस्त थे। तो उसके बाद हम जब अर्ज लेके गए वहां पे कि ऐसा ऐसा किया गया, तो सीनियर समझाने लगे। सीनियर कह रहे हैं उसके परिवार का सोचो, उसका सोचो। अरे जब रास्ते पे अन्य आदमियों को तुम पकड़ लेते हो, कोई अस्पताल, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कुछ सामान लेने जा रहा है, कोई निजी चीज, किसी के जेब में 200 रुपए है, तुम दंड के नाम पे अपने जेब में डाल लोगे, तो कहाँ कहाँ का न्याय है ये? और सर उन्होंने हमें कहा कि माफ कर दो, छोड़ दो, एक हफ्ते बाद आएंगे तो हम आपसे मुलाकात करवा देंगे। उन्होंने बैठे बैठे वहां पे अपने मुख से जवाब लिखा। वो जब जवाब लिख रहे थे तभी वो भी उन्हें पता नहीं, हम मजा देख रहे थे, बस हम बोले इनको जो करना है करने दो। तो उन्होंने सर क्या किया, दर्शकों आप भी सुनिए। उन्होंने ऐसे किया सर कि अर्ज अपने मन का बना दिया कि हमें इससे कोई ये नहीं है, कंप्लेन नहीं है, हम पीछे ले रहे हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। और सर जब हमने कल आपके सामने ट्विटर पे ट्वीट किया, आज मुझे कोलाबा से फोन आया, सर आपको चौकसी का लेटर भेजा है, आपको हाजिर होना है। अब हम तो हमारे यहाँ स्टूडियो पे आए हैं, जब हम इतना 4 दिन वहाँ पे चक्कर लगाए, तो उन्होंने तो हमें डिटेल, मतलब उन्होंने हमें उस चीज के लिए नहीं, जो हमें कहना है वो नहीं लिख रहे, बट जो उन्हें लिखवाना है वो लिख रहे, जो जबरदस्ती क्यों एक अर्जदार पे। ये मेन मुद्दा सर महाराष्ट्र में बहुत जोर से चल रहा है। देखिए, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में खुलासा न्यूज अपनी एक पहचान, मैं आपको आपके दर्शकों को बता दूं
कि खुलासा न्यूज अभी वर्तमान में 14 स्टेट में काम कर रहा है, 14 स्टेट में वर्क कर रहा है, 14 राज्यों में काम कर रहा है। आज 15 वर्षों से खुलासा न्यूज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में अपना नाम का, और आज तक का रिकॉर्ड है कि पत्रकार जो खुलासा न्यूज के पत्रकार हैं उनके ऊपर कभी भी रिश्वत लेने का या स्टाफ से किसी को ब्लैकमेल करने का आज तक कोई भी आरोप नहीं है। हाँ, झूठे आरोप तो लगते रहते हैं, वो कोई उसका कोई वो नहीं कह सकते, उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पहले ही कहा था कि अपनी माँ को कोई डायल नहीं कहता। अब आप ये भी कह सकते कि मैं अपनी माँ को डायल नहीं कह रहा हूँ, है ना, लेकिन ये सत्यता है कि हमारे पत्रकार जो है, क्योंकि हम उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कभी भी किसी को परेशान नहीं करना है, अननेसरी किसी को किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और हमारी तरफ से भी अन्याय नहीं होना चाहिए, और हम अन्याय होते को देख नहीं सकते। अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो हम उसकी मदद। रही बात रिश्वत टैग की बात की या अपनी मर्जी से काम करने की, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि पत्रकार और पुलिस ये चोली दामन का साथ, ठीक है, घर आंगन जैसे हो। पुलिस पत्रकार को कॉपरेट करती है, पत्रकार पुलिस को कॉपरेट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि पुलिस आम जनता को भी अच्छे से कॉपरेट करती है। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है, अगर 1 2 4 10 15 50 100 पुलिसकर्मी अगर गलत काम कर रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार, ये नहीं है। कुछ लोगों की वजह से पूरे पूरे बिल्कुल। पूरे पुलिस दल का नाम खराब जी होता है। मेरे काफी परिचित हैं, काफी मित्र हैं, और पत्रकारिता के नाते और एक संपादक होने के नाते जो है पुलिस प्रशासन से अच्छे संबंध होते ही हैं। तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अच्छे पुलिस प्रशासन के अंदर ऑफिसर्स हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम। तो देखिए, आटे में नमक समाये करो तो सब होते ही चलता है, ठीक है ना। कभी कभी होते हैं, कभी कोई अधिकारी कड़क होता है, कोई नरम होता है, सब प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन हम कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त हैं, और बहुत एक लिमिट से भी ज्यादा भ्रष्टाचार, तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हम उन लोगों की वजह से, उन भ्रष्ट लोगों की वजह से हम पूरे पुलिस प्रशासन को भ्रष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस प्रशासन के अंदर वो पूरे हमारे भारत की बात करूँ, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की बात नहीं करो, पूरे भारत के अंदर जो पुलिस प्रशासन है उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग। हम पुलिस प्रशासन भ्रष्ट नहीं है। कोई कर्मचारी भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरा भ्रष्ट नहीं। आचार्य जी, जैसे ये कर्मचारी इतने कर्मचारियों की वजह से उनके सम्माननीय अधिकारियों का भी नाम बदनाम होता है, जो आईजी डीआईजी सीपी जो ऐसे कहते हैं सर, उनका नाम, उनकी प्रतिमा खराब होती है। पर वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये बेचारा गलती तो कर चुका है, पर इसके परिवार का क्या होगा, इसीलिए वो बात को शायद दबाना चाहते हैं। देखिए शुभम जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जितना बड़ा अधिकारी वो उतना सरल, हकीकत। और जितना बड़ा अधिकारी होता है ना, वो अपने नीचे अधीनस्थ कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बहुत सोचते हैं। ये वास्तविकता है, मैंने देखा है इस चीज को। तो यदि आपके साथ ऐसी घटना हुई कि उन ऑफिसर ने ये कहा कि देखिए उसका, उनके बच्चे हैं, उनको जरा देखिए और माफ करिए, उनके बच्चों का क्या होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अधिकारी भी भ्रष्ट है। इसका अर्थ ये नहीं, क्योंकि आपसे कितना लिया होगा, उसमें से क्या मिला होगा, ठीक है ना, हम उस पर नहीं जा रहे उसमें देख। लेकिन उन अधिकारी ने अगर उसके, उस बंदे के, उस कर्मचारी के, उस पुलिसकर्मी के अगर परिवार के बारे में सोचा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसके सीने में दिल है, अच्छी जगह। हाँ, तो वो मतलब अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनको एक परिवार का हिस्सा मानना। मैं तारीफ करता हूँ सर, मैं तारीफ करता हूँ उनकी कि उन्होंने, आपकी दृष्टिकोण से कोई ऐसा लग रहा है कि ये उसका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं, अगर आप मेरी दृष्टिकोण से देखें, ये पत्रकारिता की दृष्टिकोण से देखें, तो वो अधिकारी जो थे वो उसके परिवार की जो चिंता कर रहे थे, वो इसलिए चिंता कर रहे थे क्योंकि वो उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को भी अपने परिवार में ऐसा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपसे कंप्रोमाइज उन्होंने करवा दिया है, लिखवा दिया है, जो भी है उन्होंने हो गए, लिख लिया होगा,
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भी उस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उन्होंने भी उस व्यक्ति को डांटा, डांटा, हमारे सामने ही डांटा था सर। आपके सामने डांटा, डांटा। आपके बाद भी डांटा होगा, क्योंकि ये मेरे अंदर भी कला है, मैं भी जानता हूँ। अगर मेरा कोई व्यक्ति, मेरा पत्रकार कोई गलती करता है तो मैं उसको सामने भी डांटता हूँ और उसके फिर बाद में भी डांटता हूँ। क्यों? क्योंकि वो गलत ना करे। तो ऐसा ही उन अधिकारी ने की भी विचारधारा थी कि उस व्यक्ति को या उस कर्मचारी को जिसने गलती करी उसको गलती का एहसास हो, इसलिए उसे, ठीक है, उसके बाद भी डांटा हुआ कि अभी तो बच गया भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब रही बात ये कि कुछ लोगों का काम ही होता है भ्रष्टाचार करना, तो वो मानते, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे आपने कहा कि ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे, तो देखिए, जो गलत करता है वो कोई नहीं, गलत करने वाला व्यक्ति को उसका दंड मिलना चाहिए। अगर उसको दंड नहीं मिलेगा तो वो और बड़ा काम। एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी है। एक बच्चा, वो बच्चा स्कूल जाते जाते एक सेब फल के ठेले से एक सेब फल चुरा लेता है और चुरा के अपने बैग में रख लेता है और घर जाता है तो पापा से, मम्मी से बोलता है, पापा ये सेब है। तो पापा ने पूछा कि बेटा कहाँ से है? जैसे तो नहीं, आपके पास कहाँ से खरीदी? तो कहते पापा, मैं वो ठेला था हमारे स्कूल के पास में, तो हमने सब, तो पापा ने उसके पीट था, ठीक है, अच्छा, ठीक। ठीक। अब वो बालक, वो बच्चा एक दिन बड़ा होने के बाद में बहुत बड़ा क्रिमिनल बनने के बाद में जब वो उसके पिताजी से मिलता है, बड़ा क्रिमिनल, तब वो अपने पिताजी को जो है, पिताजी से नाराज है। पिताजी से कहता है कि पिताजी, पिताजी उससे कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, आज तेरे को तेरे कर्म का दंड मिल रहा है। तो वो बालक कहता है कि पिताजी, मुझे मेरे कर्म का दंड नहीं मिल रहा, या आपके मुझे मेरे कर्म का दंड नहीं मिल रहा है, ये आपके कर्म का दंड मिल रहा है। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा, ये तूने गलत काम है, मैं कैसे उसका जो है दंड का भागीदारी हूँ। मैंने कहा, मैं बचपन पे जब मैं सेब चुरा कर लेकर आया और मैंने आपको बताया, अगर तब मुझे आप एक तमाचा लगा देते और मुझे डांट के बता देते कि बेटा चोरी करना गलत बात है, इससे आपको जो है कानूनन अपराध है, ये कानूनन आपको दंड मिल सकता है इससे, तो मैं आज यहाँ जेल के अंदर हूँ। तो इसका कारण मैं नहीं, इसका कारण आप। इसलिए इससे एक ही इसका उद्देश्य निकलता है, इसका कंक्लूजन ये है कि सारांश इसका ये है कि कभी कोई छोटी सी भी गलती उसको तत्काल सुधार लेना चाहिए, तत्काल उसको डांट देना चाहिए। हमारे घर का बच्चा हो, हमारा छोटा भाई हो, बहन हो, या कोई भी हो, हमारा दोस्त हो, अगर वो पहली बार गलती कर रहा है, उसको पहली बार ही उसको डांट दो, उसको समझा तो सही क्या है गलत क्या, तो वो फिर गलती नहीं करेगा। तो वो जो ऑफिसर्स जिन्होंने उनको डांटा आपके सामने और जिन्होंने कहा कि उनके परिवार की चिंता की, उन्होंने सही किया कि उनके पास अगर वो चीज संज्ञान में आई तो उन्होंने तत्काल उनको फटकार लगाई, और बाद में आपके जाने के बाद में भी फटकार लगाई होगी। तो उस व्यक्ति ने, मतलब उस अधिकारी ने उस व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया। अब इसमें यदि इसके बाद भी अगर वो इस व्यक्ति है गलत करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसमें उस ऑफिसर का कोई दोष नहीं, उस व्यक्ति विशेष का दोष, उसकी प्रवृत्ति ऐसी, उसका दंड उसको मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर मान लो वो एक बार गलती करने के बाद में भी अगर उसको माफ कर दिया गया, नहीं मानता है, आप ऊपर ऑफिसरों को शिकायत करिए। आपने अभी जहाँ अर्जी लगाई है, अगर वहां भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप सेटिस्फाई नहीं है वहां से, मत जाइए ना वहाँ। आप उनसे बड़े ऑफिसर हैं, उनको करिए। और आजकल तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो जाए, डिजिटल इंडिया हुआ है, तो डिजिटल के माध्यम से आप शिकायत। नहीं आचार्य जी, जैसे हम यहाँ पे हेड ऑफिस में आए, हमें बहुत चीजें पता चली, और आपने ये कहा कि चौकी में ना जाके डायरेक्ट ऑनलाइन शिकायत करिए, वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ऑफिस में जाने के बाद ये अलग अलग मनसाएं निकाल के नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कर, देखिए अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति एक जैसा है, ठीक है ना। भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारों की कमी नहीं है, भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति भ्रष्ट है, ये करना, हर व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है। हमारी पत्रकारिता में भी कई ऐसे लोग हैं जो वास्तव में ब्लैकमेलिंग करते हैं, ठीक है, ब्लैकमेलिंग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर। तो यहाँ क्या होता है कि वो कर कोई दूसरा पत्रकार रहा है, लेकिन सारा पत्रकार जो है। तो हम सारे पत्रकारों से भी यही कहना चाहते हैं कि
पत्रकारिता को अपना धर्म बनाकर, अपना धर्म मानकर, निष्पक्ष रह गए। निष्पक्ष होकर और न्याय के साथ खड़े होकर आप पत्रकारिता के धर्म को अपनाएं, निभाएं और उस पर चले, आपकी विजय होगी। और देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। अगर आप सही हैं तो आप परेशान जरूर हो जाएंगे लेकिन आपकी विजय अवश्य। आप पराजित कभी नहीं, आज नहीं कल होंगे, कल नहीं तो परसों होंगे। समय लग जाएगा पर समय लगेगा हार नहीं। लेकिन आपकी हार नहीं। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, बहाना बनाने से कभी हार नहीं। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। पत्रकारिता जगत सीखने का एक माध्यम है। आप आज पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझ में आ गया। हाँ, अभी तक तो आपकी गाड़ी जब आप पत्रकार नहीं थे उस समय अगर आपकी गाड़ी पकड़ा जाती थी तो आप दूसरे दृष्टिकोण से उनको देखते थे। जब आप पत्रकार हैं तब आपके पास बहुत सारे लोग शिकायत लेकर आते हो, तब आप पुलिस प्रशासन से मिलते। क्यों? क्योंकि जब आप पत्रकार नहीं थे तो पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुनती थी। नहीं सुनी। लेकिन जब पत्रकार हैं तो आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे जो है उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई कि नहीं। देखिए, पुलिस के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है। नहीं सर, उनके ऊपर प्रेशर होता है, उनकी ड्यूटी भी बहुत कड़क होती है, जैसे कि वो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, बंदोबस्त होता है। जैसे आज जन्माष्टमी आने वाली है, अभी कृष्णा जी की जयंती आने वाली है, तो ये सुबह 5 बजे 4 बजे से इनको बंदोबस्त लगा दिया जाता है। दर्शकों को भी ये चीजें अच्छे से पता है और वो दूसरे दिन जब तक सब अपने घर ना चले जाए वो बेचारे घर पे नहीं जाते। वो मतलब इतनी कठिन ड्यूटी करते हैं। पर सर, हर कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता, जैसे आपने कहा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मतलब हाथ ही वैसे हो चुका है, और सर ऐसे लोगों के बारे में ही हमें फोन आता है, क्योंकि रोज रोज रोकना, रोज अभी एक ऐसे लोगों के लिए आप ऊपर अधिकारी, आप उनको बिल्कुल शिकायत करिए और बाकायदा एविडेंस के साथ शिकायत करिए। वो नहीं सुनते हैं तो उनसे ऊपर अधिकारी, वो सुनेंगे, वो भी नहीं सुनते तो उनसे भी ऊपर पदाधिकारी। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो सीएम हेल्पलाइन सबसे बड़ी आप सीएम हेल्पलाइन सबसे बड़ी ताकत है, फिर सबको सुनना। ठीक, तो इसलिए आपके पास न्याय मांगने के लिए बहुत सारे साधन। सर, इन्हें आचार्य जी जैसे कहूंगा, जैसे हमारे दर्शकों को भी पता है, बहुत लोगों के जैसे आपने कहा कि एक बार माफ कर दिया जाता, तो कई बार सीनियर्स ने जब हमें कहा कि इन्हें माफ कर दीजिए, चलिए ठीक है सर आपने कहा है तो हम इन्हें माफ कर देते हैं। जब माफ करके निकलते हैं तो वो ना पत्रकारों के जैसे नाम बदनाम करने का काम करते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि इन्हें माफ करके हमने कहीं ना कहीं गलती करी? देखिए, ऐसे समय में अगर ऐसी घटना घटती है, तो स्वाभाविक है पहली बात तो भी जब अगर अधिकारी के की मध्यस्थता के चलते अगर उनको हमने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, तो फिर उनको इस प्रकार का कृत्य करना ही नहीं चाहिए। लेन देन की कोई ये बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सत्य है। हाल फिलहाल लेकिन हाँ सर, लेकिन ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि आपको जिनने मध्यस्थता करके आप वो समझौता करते हैं, आप उनको शिकायत कर सकते हैं कि सर देखिए सीधी बात है, आपके कहने पर हमने ये किया है, लेकिन बताइए आप ये आखिर कहोगे इस बात। नहीं सर, हाल फिलहाल हमने उन्हें बताया भी, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से नहीं हुआ है। जबकि बाकी के लोग हमें कह रहे हैं, बाकी के पुलिस प्रशासन के हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दर्शकों को मालूम है। और जो चैनल पे सर देखते हैं, आधे से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट ही हमारे देखते हैं, हमारे जो सर है सीनियर्स है वो देखते हैं। उन्होंने कहा शुभम में आपकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमने बोला सर कैसे? सर उन्होंने कहा कि आपने हाल फिलहाल किसी को माफ किया। हमने बोला हाँ, एविडेंस भी पड़े हैं हमारे पास। वो खुद कह रहे हैं कि शुभम जाने तो बच्ची जैसी है, मेरी बेटी जैसी है, हम लोग माफ कर देते हैं। हमने उन्हें माफ किया सर। माफ करके उन्होंने बोला आपका कहीं ना कहीं दिल बड़ा है, ये एविडेंस हमारे पास है। ये उन्हें नहीं पता है सर। उन्होंने कहा कि आप बहुत मतलब माफ करने वाला ही बड़ा होता है। आपने उन्हें एक बार क्षमा किया, उन्हें क्षमा किया, आपने उन्हें माफ किया, पर ये पीछे से जो किया जाता है सर, पीठ पे वार और नाम बदनाम करने का, ये हमें बहुत बुरा लगा। ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं हमें माफ करके बहुत बड़ी गलती कर। तो फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए ये होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यदि इस कार्य का तथ्य पाया जाता है और आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है तो अगली बार मौके मत कीजिए, फिर सीधे कहीं शिकायत करने की आवश्यकता थोड़ी, फिर सीधे आला अधिकारी को शिकायत करिए। उनको ये भी बताइए कि साहब पुराने ऐसे था और इसके बाद में हमने इनको अधिकारियों की मध्यस्थता के चलते हमने इनको शांत कर दिया मामले को, इसके बाद ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया था, मेरी आपसे जब चर्चा हुई थी तो आप बता रहे थे कि ग्रुप में भी शायद कुछ इस प्रकार के आपकी पोस्ट डाली। हाँ, उनके जो महाराष्ट्र पुलिस के जो बैचेस है, जो नई मुंबई हो गए,
तो मेरी एक फोटो डाल के चेहरा ध्यान में रखिए, पुलिस वालों की वीडियो बनाते हैं ऐसे ऐसे लिख के। सर जी बदनाम इस प्रकार से करें सर, तो जब जबरदस्ती तो हम लोगों की जेब में पैसे तो डालेंगे नहीं। आपने रोका। अभी सर भाईकल्ला का ही एक बात बताता हूँ, भाईकल्ला जब ओवर ब्रिज से जा रहे थे वहाँ टू व्हीलर अलाउड नहीं है, हम हेलमेट के पेपर तक ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर। तो हम जा रहे थे, वो जो कांस्टेबल सर मिले उन्होंने हमारी गाड़ी का फोटो खींचा, हमें कहा इस पर टू व्हीलर अलाउड नहीं, उन्होंने फाइन मार दिया। तो हमने उनके साथ में कहा कुछ गलत व्यवहार किया नहीं, क्या तो गाड़ी पे हमारे फाइन पड़ा हुआ है। पर ऐसे जो लोग हैं डायरेक्ट रोकते हैं जो पहचानते नहीं है सर, तो उन्होंने वो क्या करते हैं सीधा पैसे मांग लेते हैं। और पैसे मांग लेते हैं तो सर जब वो भ्रष्ट है तो पैसे मांग रहा है, तो हम भी हमारा चौथा स्तंभ है, हम उनको प्रकाशित करेंगे, वो उजागर करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए, उसमें किसी का डर नहीं है। अगर हम, क्योंकि हम कानून के साथ चलते हैं। और मैंने अभी इससे पहले ही बोला था आपसे कि जब रक्षक रक्षक होंगे तो उनका इलाज करना भी तो जरूरी है। उसका इलाज पत्रकारिता से हो सकता है। और पत्रकारिता वही कर सकता है जो निडर हो। निडरता के साथ ही पत्रकारिता की जा सकती है, क्योंकि पत्रकारिता को विपक्ष, पत्रकारिता का कार्य ही विपक्ष का हो। अगर पत्रकार सत्ता के गुण गाने लगे, अगर पत्रकार सरकार के गुण गाने लगे, तो फिर वो पत्रकार नहीं, वो फिर पत्रकार नहीं, वो फिर उनका कर्मचारी हो गया। पत्रकार हमेशा विपक्ष की भूमिका नहीं, यानी पत्रकार सरकार के कामों का आकलन करता है, निरीक्षण करता है, और शासन प्रशासन के कामों पर नजर रखते हुए अगर कहीं गलत होता है तो उसमें सुधार करने के लिए वो जहां जरूरत पड़ती है वहां पर भागी। अब सर जैसे कि अभी आपने कहा, हमने आपको बताया था कि हमारा फोटो वायरल कर रहे हैं अपने पर्सनल रूप से। तो अभी आगे से अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो तो हम किसी को माफ करने की छवि रखें कि नहीं रखें? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसी चीजें होती है तो क्यों रख। और यहाँ पे अगर वो आपका फोटो डालकर वो बदनाम किए जा रहे हैं, इस टाइप से किया जा रहा है, अगर आपके पास कोई एविडेंस आ जाता है तो आप उन पर मानहानि का केस। नहीं सर, अभी हाल फिलहाल किसने वायरल किया ये पता नहीं चल रहा है। अगर वो जब पता चलेगा तो हम उनके ऊपर जरूर आपसे मानहानि का केस है, क्योंकि आपकी एक छवि, सरकार की एक अपनी छवि, अगर, और विशेष पत्रकार के लिए कोई भी आम व्यक्ति, अगर आम व्यक्ति की छवि को खराब किया जाता है तो उससे वो मानहानि का केस है। एक घटना हमारे राजधानी में, लॉकडाउन का समय, लॉकडाउन के समय पुलिस ज्यादा सक्रिय, 188 लगी थी, 188 में लोगों को उठा लिया गया और कार्रवाई करनी है। एक सज्जन, नाम लेना उचित नहीं है, एक सज्जन को झूठे मामले में उठा लिया और 1 घंटे पहले वो हमारे पास, हमारे पत्रकार साथी उठा के उनके साथ झूठा केस बनाएंगे, उनके साथ बात की। और उनका जो कार्ड था, आइडेंटिटी कार्ड चैनल, उसका रजिस्टर पे फोटो मतलब रखकर और फोटो खींचकर उसको वायरल करते हैं। जबकि पुलिस प्रशासन अपने थाने से कोई भी चीज को बाहर पब्लिकली नहीं करता। उन्होंने ये करा, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। हमें पता चला रात को 1 बजे उनके पापा और भाई हमारे पास आए, उन्होंने हमसे कहा कि ये वो आए नहीं, भाई ने, तो उन्होंने उनके घर में भी सूचना लगी पुलिस। सोचिए, हम ने कहा कि भाई आधे घंटे रुकी, क्या देखते हैं हो सकता है कहीं गए हो तो उससे आपसे पता करो। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उनके पास कोई फोटो आता है थाने से कि ये फोटो, वो फोटो कहाँ से आता है, किसी ग्रुप से, मतलब थाने से फोटो वायरल हुआ और ग्रुप में, आम पब्लिक ग्रुप में पोस्ट है बदनाम करने की। और वहां पर अन्य प्रकार की बातें, जैसे बदनाम करने वाली बातें, ब्लैकमेलर ये हाँ, वगैरह। इस टाइप कर रहे हैं। तो हमारे पास सूचना है, हम गए थे रात को 3 बजे, हम जाकर उसको देखा था। हमने वहां पे एक ही व्यक्ति है थाने में, और वो भी दारू पी जो अधिकारी बैठा था, चल कर बचा ली। कोई वहां पे इंचार्ज नहीं था, कोई नहीं था। आदमी में 3 बजे, मैंने कहा ठीक। सुबह जब हम गए वापस, वहां पे गए तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि सर हमें नहीं मालूम था ऐसा कुछ, अगर ये बता देते तो ऐसा नहीं था। मैंने कहा चलिए, तो पत्रकार आम जनता के साथ ऐसे, और
जब आपको कार्ड दिख गया था चैनल का, तो आपको इतना तो समझ जाना चाहिए था कि वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। या किसी के कहने पर आप उसके ऊपर कार्रवाई कर, चलिए ठीक है, मान लो हो सकता है वो भी इंसान ने गलती की होगी, उसने गलती की होगी, तो आप उस पर कार्रवाई करिए, कानून ने जो कार्रवाई करी है, जो धारा के अंतर्गत आपके कानून के उसमें मर्यादा में रहते हुए जो भी होगा उसे करिए आप। लेकिन आपको अधिकार किसने दिया उसको मानने? और दूसरा, आपने सबसे बड़ी गलती ये करी कि आपने वो चैनल का अखबार का जो कार्ड था, पत्रकार का कार्ड था, उसको आपने अपने यहाँ से खींच के और पब्लिक के पास पहुंचा दिया बदनाम करने की। ये अधिकार आपको किसने दिया? इस पर मैं आप पे मानहानि का केस करूंगा, आपकी रोके को, तब फिर उनको समझ में आएगी गलती गलती की है, हमने माफी मांगी, फिर हमने रिलैक्स किया, ठीक है, कोई। तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारी भी, कुछ सभी नहीं, कुछ पुलिस कर्मचारी भी कुछ लोगों से अपने रिश्ते निभाने के लिए उनका साथ दे देते हैं और गलत तरीके से साथ देते हैं, जिससे शरीफ लोग जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो बदनाम हो जाते हैं, या उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, वो बिना कुछ किए सजा को। तो अंतिम मैं आपसे मैं यही कहूंगा कि पुलिस और पत्रकार एक दूसरे के प्रति, पुलिस और पत्रकार को एक दूसरे को कॉपरेट करके चलना चाहिए। और अगर पुलिस कर्मचारी कोई गलत चीज करता है तो उसका एविडेंस बनाइए और बाकायदा उसको पब्लिकली करने। देखिए, मैं एक चीज और कहूंगा आपसे, क्योंकि मैं एक संपादक हूँ। आज 14 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, 2-2 दैनिक अखबार है हमारे, 2-2 हमारी चैनलें चल, आज इतना बड़ा अगर कारोबार लेकर बैठे, इतना बड़ा काम लेकर बैठे हैं, तो हमें थोड़ी सी जो है हर को भी साथ के हमें चलना चाहिए। और सबसे मेन चीज ये है कि जिस प्रकार से हमारा और आपका परिवार है, पुलिस कर्मचारी को परिवार है। अगर कोई पुलिस कर्मचारी अगर इस प्रकार की कोई गतिविधियां करता है, तो उसको सोशल मीडिया पे न डालते हुए, मीडिया में न डालते, वो सब बड़े अधिकारियों को अवगत कराएं। पहले उनको भी अवगत कराएं कि आपने ये गलत किया, अगली बार ध्यान रखिएगा, सुधार लीजिएगा। अभी मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, अगली बार अगर ऐसा होता है तो भैया मैं आपको नहीं कार्रवाई। ठीक है, ये हमारा एक हमारी जिम्मेदारी है। अगर इसके बाद भी वो नहीं मानता है और आपसे कुछ गलत शब्दों का उपयोग करता है, तो ऐसी कंडीशन है, इस स्थिति में हम उनके वरिष्ठ पदाधिकारी, हम उनसे जाकर उनको एविडेंस दिखाकर उनको बता सकते हैं, उनको संज्ञान में डाल सकते हैं। अगर वहां से भी कोई एक्शन नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती है, तो हम ऊपर अधिकारी के पास जा सकते हैं। फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, तो हमारा मीडिया की ताकत तो सबसे बड़ी ताकत है। फिर हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, यानी हमारी कलम, कलम की शक्ति तो कहते हैं, अगर हमारे हाथों में तलवार नहीं, अगर हमारे हाथों में तलवार नहीं तो क्या, हम कलम से ही करेंगे सर फिरों की सर। सर, इतनी अच्छी कविता थी ये सर ने एक। तो सर कलम करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी का ये गर्दन काट दो। वो नहीं, कलम करने का मतलब वो नहीं है। इसका कवि का आशय ये है, शायर का आशय ये है इससे, कि हमारी कलम ही हमारे लिए तलवार है। हमें तलवार की आवश्यकता नहीं है, हमारी कलम की शक्ति में, कलम की शक्ति इतनी है कि हम इसके माध्यम से हम बड़े बड़े भ्रष्टाचार। आचार्य जी, जैसे और एक मेरी बस ये लास्ट पॉइंट हमारा रह चुका है, जो नेक पुलिस कर्मचारी है, जो नेक अधिकारी, नेक पुलिस कर्मचारी है, आज भी वो पुलिस लाइन के ही घर में रहता है। वो बेचारा खुद का फ्लैट क्या, बच्चों को अच्छी कॉलेज और शिक्षा नहीं दे पाता। जो नेक हर कोई गलत कार्य भ्रष्टाचार नहीं करता, लेकिन वो जो कुछ भ्रष्टाचारी रहते हैं उनके वजह से ये कर्मचारी पीछे रह जाते हैं, दबे रहते हैं, क्योंकि ये अधिकारियों के पास जा जाके, आपको तो जी सब पता है, तो उनके वजह से। और ये बेचारे जो सीधे सरल अधिकार कर्मचारी रहते हैं, इनको कहीं ना कहीं दबाया जाता है। उस पर आप क्या राय? देखिए सोम जी, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ और असहमत, दोनों चीज। देखिए, एक कर्मचारी जो सालों तक अपनी सेवा देता है, ईमानदारी से सेवा, और वो एक साइकिल भी नहीं चलता है, एक टू व्हीलर भी नहीं चलता, और एक व्यक्ति, एक कर्मचारी जो अपनी सेवा दे रहा है, सेवा चल भी रही है या सेवा निवृत्त हो गया, लेकिन वो मकान भी बना लेता है, कार भी खरीद लेता है, टू व्हीलर भी रहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचार है। पहली बात कि वो भ्रष्टाचार है, भाई उसका कोई और भी बिजनेस में तो चल सकता है, उसके परिवार के और लोग भी तो कमाई कर रहे होंगे। पहली बात अपन सभी दृष्टिकोण से देखते हैं,
वो भी तो कर सकते हैं, वहां से भी तो उनकी और भी सोर्स ऑफ इनकम, और भी तो अदर भी सोर्स इनकम हो सकती है उनकी, जरूरी थोड़ी कि सैलरी पेड करती। दूसरी बात, सैलरी इतनी तो आती है कि वो घर परिवार को चला सके, वो कर सकते हैं। रही बात 99% मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं आय के साधन अन्य की तरफ जाएंगे तो होते हैं। कुछ इतने ईमानदार ज्यादा होते हैं कि वो 1 रुपए भी, किसका क्या, एक चाय पीना भी पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसे भी होते हैं। वो गरीबी स्थिति में या जो है गरीबी अवस्था में ही वो जीवन अपना यापन करते हैं, चलता रहता है। कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, तो मैं तो उनसे भी कहूंगा कि भाई आप अपना व्यापार बढ़ाइए, व्यापार बढ़ाइए, भ्रष्टाचार मत करिए। अगर आप कोई बात हो रही है तो आप आटे में नमक समाए, इतना चल जाता है, लेकिन पूरा नमक ही नमक के आटे के अंदर तो काम नहीं। आटे में नमक समाए चल जाएगा, लेकिन आटे में नमक ही नमक डाल दोगे, नमक में आटा नहीं होना चाहिए, आटे में नमक होना चाहिए। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर वास्तव में वो रिश्वत दे रहे हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कितने बड़ा होगी सर, चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अफसर हो, उस पर कानून कार्रवाई होना चाहिए, कानून का कसना चाहिए, उसके ऊपर जो भी कानून के दायरे में लेके भी कार्रवाई करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने देखा, आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे हुए हैं और खुलासा न्यूज चैनल के हेड ऑफिस में, और सर ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं जो बैनर लगा हुआ है, जनता का हल्ला बोल। सर जी, ये प्रोग्राम अब महाराष्ट्र में जोरों शोरों से जैसे चलाया जाना चाहिए, आपने हमें कहा है, वैसे ही कार्य होगा। शुभम जी, जनता का हल्ला बोल जो कार्यक्रम जब हमने ये लॉकडाउन के समय की, हमने तय किया कि जो पैसे वाला होता है उसकी तो सब सुन लेते हैं, हर जगह सुनवाई लेते हैं, लेकिन जो आम जनता होती है वो बेचारी पिस जाए। तो हमारे खुलासा न्यूज ने एक मुहिम निकाली कि हम क्यों न आम जनता के बीच में जाकर उनकी बात को जिम्मेदारों के कान तक पहुंचाएं, और तब तक उनकी लड़ाई हम लड़े जब तक उनको न्याय न मिले। इसलिए हमने जनता का हल्ला बोल ये कार्यक्रम शुरू किया। इसमें आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। आप महाराष्ट्र की जनता के बीच जाइए, उनकी जो समस्या है उन समस्याओं से अवगत हो, उन समस्याओं को जिम्मेदार पार्षद, विधायक, मंत्री, नगर पालिका, नगर निगम, पुलिस अधिकारी, राजनीतिक लोग, सामाजिक संगठन, इन लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी कोई ना कोई मदद हो सके। और वास्तव में एक पत्रकार आम जनता का मददगार सहयोगी होता है। और मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ इस पूरे भारत वर्ष की जनता से कहना चाहता हूँ कि कोई भी पत्रकार जब आपके बीच आए तो उसको सम्मान की दृष्टि से, वो पत्रकार पत्रकार नहीं है, क्योंकि उस पत्रकार को सैलरी नहीं मिलती, उसको पत्रकार कोई संस्था सैलरी नहीं देती पत्रकार को। वो अपने दम पर, अपने पैसों पर, अपने खर्चे पर, अपना पेट्रोल जलाकर, अपना डीजल जलाकर, अपना ही चाय नाश्ता करके, और वो आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके बीच पहुंचता है और आपकी बात को जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाता है, और आपकी समस्याओं का समाधान करने में एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा होता है। तो उस पत्रकार को आप हीन दृष्टि से मत देखिए, उस पत्रकार को आप कोई दलाल की दृष्टि से मत देखिए, उस पत्रकार को आप सम्मान की दृष्टि से देखिए, उस पत्रकार का आप सहयोग करिए। हो सकता है कि आपके छोटे छोटे सहयोग से उस पत्रकार की इतनी ताकत हो जाए कि वो आप जैसे कई परेशान लोगों की मदद करने के लिए लोहे स्तंभ बनकर खड़ा हो सके। मैं आप सब दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि आपके बीच कभी भी किसी भी चैनल, किसी भी अखबार का अगर पत्रकार आपके सामने खड़ा हो जाए, साथ खड़ा हो जाए, आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाए, या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए खड़ा हो जाए, आपसे जो बन सकता है, जैसा बन सकता है, जैसी वो हो सकती है, आप उसका सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं भी कर सकते हैं तो उसके विरुद्ध जाने की कोशिश नहीं, क्योंकि वो पत्रकार ही एक ऐसा स्तंभ है जो आप मुसीबतों से मिले। बस इतना ही मैं कहूंगा। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय महाराज, जय हिंद।
मैं शुभम मिश्रा, मध्य प्रदेश से, कैमरामैन राज के साथ।